नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज के पाठ लखनवी अंदाज का सारांश करेंगे। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि बिना पात्रों व कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निरूपण किया जा सकता है। अर्थात बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी लिखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि किसी भी कहानी में उसकी कथा वस्तु, पात्र और घटनाएं महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। किंतु कई बार कुछ घटनाएं इस तरह घटती हैं कि वे बढ़ते बढ़ते कहानी का रूप ले लेती हैं। यद्यपि वे बहुत प्रभावी नहीं होती, किंतु फिर भी लोगों का मनोरंजन कर देती हैं। इस पाठ में लेखक ने नवाबों के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है, जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता। आज के समाज में इस दिखावटी संस्कृति को सहज ही देखा जा सकता है। एक बार लेखक के मन में नई कहानी लिखने का विचार आया और वो इस कहानी के पात्रों के, उसके कथा वस्तु के विषय में सोचना चाहता था। इसलिए उसे एकांत की आवश्यकता थी और उस एकांत को ढूंढने के लिए उसने विचार किया कि वह जो पैसेंजर ट्रेन है उससे यात्रा करेगा। तो उस ट्रेन से जाने के लिए उसने द्वितीय श्रेणी का, सेकेंड क्लास का उसने डिब्बे का टिकट खरीद लिया, क्योंकि उसे ये पता था कि उसमें बैठने के लिए खिड़की के पास बहुत अच्छा स्थान मिल जाता है, जिससे कि वो बाहर के दृश्य भी देख पाएगा, और दूसरा उस डिब्बे में भीड़ नहीं होती, जिसके कारण उसकी यात्रा भी आराम से पूरी हो जाएगी और वो कहानी के विषय में सोच भी पाएगा। टिकट लेकर लेखक जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो ट्रेन चल दी थी। अब लेखक को ट्रेन पकड़नी थी, तो उसने दौड़कर सेकंड क्लास का जैसे ही एक छोटा सा डब्बा देखा तो वह उसमें चढ़ गया। उसे लगा कि यह डिब्बा बिल्कुल खाली होगा, लेकिन जब वह डिब्बे में पहुंचा तो उसका अनुमान गलत निकला और उसने देखा कि वहां पर एक नवाबी नस्ल के लखनवी सज्जन पुरुष पहले से ही वहां बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर और उनके पहनावे, उनके हाव भाव से लेखक ने यह अनुमान लगा लिया कि वो जरूर किसी नवाबी खानदान के होंगे। अब लेखक को देखकर उन नवाब साहब की आंखों में नाराजगी और चेहरे पर असंतोष के भाव आ गए। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं क्यों ये मेरे एकांत में, क्यों ये मेरे अकेलेपन में बाधा डालने के लिए इस डिब्बे में आ गए हैं। उस डिब्बे में लेखक और उन नवाब साहब के अलावा और कोई नहीं था। फिर भी उन नवाब साहब ने लेखक से बात करने में कोई भी उत्सुकता नहीं दिखाई। वो उससे मुंह फेरकर खिड़की की तरफ देखने लगे। उनके इस तरह के व्यवहार को देखकर लेखक सोचने लगा। उसे लगा कि शायद ये उसके आने से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि ये भी कोई ना कोई कहानी के विषय में सोचने के लिए ही यहाँ पर इस डिब्बे में बैठे हुए हैं। अब लेखक की तो पुरानी आदत थी कि जब भी वह अकेला या खाली होता था तो वो कुछ ना कुछ सोच में भी डूब जाता था, कोई ना कोई कल्पनाएं वो करने लगता था। तो उसने इस समय भी वो इस सोच में डूब गया कि नवाब साहब मुझे देखकर इतना संकोच में क्यों डूब गए हैं, और उसने सोचा कि शायद या तो ये होगा वो भी कोई कहानी लिखने के लिए यहाँ बैठे होंगे, तो इसलिए अपने एकांत में बाधा पड़ने से वो नाराज हैं। लेखक को लगा दूसरा कारण उनका ये हो सकता है कि वो प्रथम श्रेणी के स्थान पर द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं और लेखक ने उन्हें देख लिया है ऐसा करते हुए, तो उसे उनकी जो खानदानी रईसी है उसके बारे में लेखक क्या अनुमान करेगा। तो यही सोचकर शायद वो उससे बात नहीं कर रहे हैं। और जब लेखक उस ट्रेन में चढ़ा था तब उसने देखा था कि नवाब साहब ने अपने सामने तो खीरे रखे हुए थे। कुछ देर तक तो
नवाब साहब चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा। अब क्योंकि इतनी देर से नवाब साहब ने लेखक से कोई बात नहीं की थी, अब लेखक ने शिष्टाचारवश खीरा खाने से इनकार कर दिया। तब नवाब साहब ने उन खीरों को सबसे पहले एक तौलिया झाड़कर बिछाया। उन खीरों को सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और फिर उन्हें तौलिए से पोंछकर सामने रख लिया। जेब से उन्होंने चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरे काटकर उसे गोदकर झाग निकालकर बड़े एहतियात से उसे छीलकर उसकी फाकों को बहुत करीने से तौलिए पर सजाया और फिर नवाब साहब ने उन फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च बुरक दी। इसके पश्चात नवाब साहब ने उन फाकों को उठाकर अपने होठों तक लेकर गए। वो उसे सूंघने लगे और फाक सूंघने से ऐसा लगता था जैसे उन्हें इतनी आनंद की प्राप्ति हो गई हो कि उनके मुंह में ही पानी भर आया। लेकिन उन्होंने वो खीरे खाए नहीं, उन्होंने उन खीरों की फाकों को सिर्फ सूंघा और उसके बाद उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने एक के बाद एक सभी फाकों के साथ यही किया। वो खीरे की फाकों उठाते, अपने होठों तक ले जाते, उसे सूंघते और फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक देते। उनको ऐसा करते देखकर लेखक हैरानी से उनकी तरफ देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये नवाब साहब का खीरा खाने का कौन सा ढंग है। अब लेखक को तो कल्पना करने की आदत थी। वो समझ गया कि नवाब साहब उसे अपनी खानदानी शिष्टता, स्वच्छता, कोमलता और अपनी रईसी दिखाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उन खीरों को खाया नहीं, बल्कि उन्हें सूंघकर ही बाहर फेंक दिया। वह समझ गया कि नवाब साहब उसे साधारण व्यक्ति समझकर प्रभावित करना चाहते हैं और यह जताना चाहते हैं कि वो खीरे जैसी सस्ती साधारण चीजें नहीं खाते। वो लखनऊ के नवाब हैं और वो नवाबों की तरह ही रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी शान दिखाने के लिए उस खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब जब नवाब साहब ने देखा कि लेखक उनकी तरफ ही देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि खीरा होता तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये आसानी से पचता नहीं है और इसका सेवन करने से, इसे खाने से मेरे आमाशय पर बोझ पड़ता है, इसलिए मैं खीरा नहीं खाता हूँ। और इतना कहकर उन्होंने डकार ली कि जैसे खीरे को खाकर उनकी आत्मा तृप्त हो गई हो और उनका पेट पूरी तरह से भर गया हो। यह देखकर लेखक सोच में पड़ गया कि क्या खाने के इस ढंग से भी पेट की भूख को शांत किया जा सकता है। नवाब साहब के आडंबरपूर्ण व्यवहार, उनके स्वभाव और अपनी झूठी शान दिखाने के तरीकों को देखकर लेखक समझ गया कि वे लखनऊ के अन्य नवाबों की तरह ही हैं, जो अपनी शान दिखाने के लिए समाज के सामान्य तरीकों को ठुकराकर नए नए तरीके खोजते रहते हैं ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। उन्हें लगता है कि कहीं किसी के देख लेने से उनकी शान में फर्क ना आ जाए। लेखक सोचने लगा कि यदि नवाब साहब खीरा खाए बिना डकार ले सकते हैं, तो बिना घटना पात्रों की और विचार के फिर हम कहानी क्यों नहीं लिख सकते। इस कहानी के द्वारा लेखक ने यह बताया है कि आज का समाज भी ऐसी ही दिखावा पसंद संस्कृति का आदी हो गया है। इसी तरह हमारे चैनल ज्ञानमाला से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।